हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है, लेक्चर 105 वर्तीय गति के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? स्टेज 3 पर काम कर रहे थे हम। स्टेज 3 में कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं बताओ? स्टेज 3 में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं जी, 7 तक क्वेश्चन हमने कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो अगला जो आगे सवाल है घूर्णन गति, उसका सवाल है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, समझिए। इसमें लिखा गया है एल लंबाई की एक नलिका में एम द्रव्यमान का असंपीड़न द्रव भरा गया है। एल लंबाई की एक नलिका है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं? एल लंबाई की नलिका में कैपिटल एम द्रव्यमान का एक द्रव भरा गया है। असंपीड़ित है, मतलब वो द्रव की संपीड़ित नहीं हो सकता, ठीक है। तथा नली दोनों सिरों पर बंद है, ठीक है। अब नली को एक सिरे के सापेक्ष क्षैतिज तल में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, मतलब यहाँ से घुमा जा रहे हैं। घूर्णन गति के सवाल हैं जी। ये रोटेशनल मोशन का है, ये फार्मूला होता है। अगर इसका द्रव्यमान m है, एक कोने से हम घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। तो द्रव द्वारा दूसरे सिरे पर आरोपित बल कितना होगा? द्रव दूसरे सिरे पर कितना बल लगाएगा? वैसे ये घूर्णन गति का सवाल है जी। ये हम अगले पाठ में जो घूर्णन गति का सवाल है वहाँ पर देखेंगे जी, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तो होता है इसका जड़ता वागुरण होता है, जो टर्म आपने अभी पढ़ी नहीं है। जड़ता वागुरण का एक सूत्र होता है, कोने से घुमाते हैं तो mL²/3, ये तो जड़ता वागुरण का सूत्र होता है। और उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने बल पूछा है जी। ये जड़ता वागुरण होता है, जो अभी इसका फार्मूला होता है। ये जड़ता वागुरण। बल कैसे निकालेंगे भाई? दूसरे सिरे पर बल लग रहा है तो बाहर की तरफ तो m⍵² लग रहा है। बल F कितना लग रहा है? m⍵²r। r कहाँ से लेंगे? r कहाँ से लेंगे भाई? सेंटर तो यहीं पे है, तो सारा द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? असंपीड़ित। इसका द्रव्यमान केंद्र तो यहीं, तो द्रव्यमान केंद्र से ये दूरी कितनी होगी? L/2। तो इसका ये फार्मूला आ जाएगा जी m⍵²L/2। m⍵²L/2, ठीक है। वैसे जड़ता वागुरण का कोई यहाँ पर काम नहीं था, लेकिन जड़ता वागुरण से भी हम इस सवाल को कर सकते थे। ये आप आगे घूर्णन गति में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट था जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। एल लंबाई की एक डोरी एक सिरे पर बंधी हुई है, इसके दूसरे सिरे पर कैपिटल एम द्रव्यमान लगा हुआ है, ठीक है जी। दूसरे सिरे पर कैपिटल एम द्रव्यमान लगा हुआ है, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से घुमा रहे हैं जी, समझ गए? ये हो गया जी केंद्र। एल लंबाई की डोरी एक सिरे पर बंधी हुई है, दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान लटका हुआ है। डोरी स्थिर सिरे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर एक्स के पारित चित्र के अनुसार 2/π चक्कर प्रति सेकंड पूर्ण करती है, ठीक है। ये कोण थीटा है, ठीक है। एल लंबाई की डोरी एक सिरे पर बंधी हुई है, दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान लटका हुआ है। डोरी स्थिर सिरे से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर एक्स के पारित 2/π चक्कर प्रति सेकंड घूर्णन कर रही है। 2/π चक्कर प्रति सेकंड घूर्णन कर रही है। डोरी में तनाव बताना आपको। तो सबसे पहले आप देखिए डोरी में तनाव कैसे निकालेंगे। इधर टी है, पहले तो फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता था। इधर घटक होता था, ये थीटा ले लेते थे। इधर क्या आता था? टी कोस। और इधर क्या आता था बताओ? टी साइन। और यहाँ पे क्या आता था? एम जी। और बाहर की तरफ क्या आता था? m⍵²r होता था। ओमेगा ले सकते हो, v ले सकते हो, जो भी r बड़ा लिखा हुआ है तो बड़ा ले लीजिए m⍵²r। तो आप यहाँ से क्या ले सकते हो जी?
देखो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, समीकरण एक है टी साइन थीटा बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और टी कोस थीटा बराबर है जी एम जी। समीकरण एक और दो का वर्ग करके जोड़ दो, इधर तो आ जाएगा जी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना 1, और इधर इनका स्क्वायर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर और एम जी का स्क्वायर, और यहाँ से आप टी ले लीजिए रूट अंडर एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम जी। ठीक है, फार्मूला तो इसे बना लेंगे। तो देखो एम द्रव्यमान है, ठीक है, तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं जी। अब हमें सबसे पहले आर, एक तो आर दिया हुआ है एम ओमेगा स्क्वायर आर नहीं चाहिए, और एक दूसरी बात हमें ओमेगा को रिप्लेस करना है। 2/पाई चक्कर प्रति सेकंड है, ये चक्करों की संख्या है 2/पाई चक्कर प्रति सेकंड। चक्कर प्रति सेकंड क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2/पाई। ठीक है, तो ओमेगा का मान रखें अगर हम डोरी में तनाव टी कोस थीटा टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, बाहर की तरफ बल लगेगा। तो अब मैं इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ, तो कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, देखो टी इक्वल टू वर्गमूल एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब आर नहीं ऑप्शन में, हमें एल के रूप में उत्तर चाहिए। चक्कर प्रति सेकंड को आप रेडियन में बदल सकते हो, हाँ ये बात ध्यान रखना, चक्कर प्रति सेकंड है क्योंकि एसआई यूनिट में काम कर रहे हैं हर जगह हम। यहाँ पे जी लेंगे, चक्कर प्रति सेकंड को आप क्या कर सकते हो 2 पाई से गुणा कर दो तो क्या बदल जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। पाई से पाई कट गया, ओमेगा कितना आ गया 4, ओमेगा का मान कितना आ गया 4 का स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। समझ गए जी। तो ये कितना आएगा उत्तर, देखो ये आएगा 16 एम आर का होल स्क्वायर प्लस में एम जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आ गया जी आंसर। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि मुझे टी साइन थीटा ले लिया, टी कॉस थीटा ले लिया। अब आपको जो एम और एम दिया हुआ है, एम तो आंसर के में है एल, रस्सी की लंबाई के रूप में हमें काम करना है। तो आप देखो एल और आर में क्या संबंध हो सकता है, यहाँ से ये थीटा लिया तो अब टी साइन थीटा की जगह आप डायरेक्ट मान भी तो रख सकते थे, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाता R/L। इस समीकरण का डायरेक्ट प्रयोग कर दूं तो डायरेक्ट उत्तर ही आ जाएगा। इस समीकरण का अगर मैं डायरेक्ट प्रयोग कर दूं, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं है भाई। टी साइन थीटा इस समीकरण का मैं अगर सीधा ही प्रयोग कर देता हूं, देखो क्योंकि जी हमें दिया हुआ ही नहीं है, एम जी के रूप में निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो देखो टी, यहाँ से आप डायग्राम बनाओगे, ये देखो ये आर है, ये एल है, ये थीटा है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा बताओ, साइन थीटा R/L। तो रखो ना मान, टी साइन थीटा क्या R/L, एम ओमेगा स्क्वायर आर से आर कट गया, टी का मान आ गया एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये भी एक नया फार्मूला है, याद रखना है। अब आप इसमें वैल्यू रख दो जी बस, एम ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा कितनी थी जी 4 का स्क्वायर इंटू एल, तो कितना हो गया 16 एम छोटा बड़ा एक ही बात है जो दे रखा है 16 ml। बिल्कुल फोर्थ आंसर, कोई कन्फ्यूजन कुछ नहीं, साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए जी। ठीक है भाई, आगे बढ़िए।
आगे बढ़ें तो आगे जी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं समझिए। किसी ऊर्ध्वाधर तल में 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को, ये ऊर्ध्वाधर तल है जी, ऊर्ध्वाधर तल है, 1 किलोग्राम का पत्थर है, ऊर्ध्वाधर में 1 किलोग्राम के पत्थर, द्रव्यमान के पत्थर को अति वन्य व डोरी हल्की से L 10/3 मीटर है, एक डोरी से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई दे रखी है 10/3 मीटर, 10/3 मीटर है, से बांधकर वर्तीय मार्ग में घुमाया जाता है। डोरी में अधिकतम तनाव व न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है। ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया गया है। तो पत्थर के वृत्त में उच्चतम बिंदु पर चाल क्या होगी? उच्चतम बिंदु पर चाल हमें पता करनी है। यहाँ पर चाल अलग अलग है भाई, ये बात देखिए। अब देखो एक समान चाल होती है तब भी न्यूनतम तनाव यहाँ होता है जी टी मिनिमम, और यहाँ पर टी मैक्सिमम है जी। ठीक है, और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि वेग भी अलग अलग है। वो कह रहे हैं नीचे हमने एक अलग वेग से उसको धक्का दिया था, वो ऊपर एक अलग वेग से पहुँचा है, वेग ही अलग अलग हैं। समझ लेना बात। मैं मान रहा हूँ जी यहाँ पर कोई वेग होगा जी u, और यहाँ पर कोई वेग होगा v, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे होगा जी टी मैक्स, और यहाँ नीचे की तरफ कौन सा आएगा जी टी मिनिमम, और यहाँ नीचे की तरफ और क्या आएगा जी mg, और यहाँ नीचे की तरफ क्या आएगा mg, और नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा mu² बटे में L लंबाई, और यहाँ कहाँ लगेगा ऊपर, कोई दिक्कत। T मैक्सिमम बटे में T मिनिमम, T मैक्सिमम कितना आएगा जी mg प्लस में mu²/L, और मिनिमम कितना आएगा बताओ? T मिनिमम नीचे है, mg नीचे है, और mv²/L ऊपर है, u नहीं है यहाँ पर वेग v लीजिए। ठीक है, तो T मिनिमम कितना आएगा mv²/L माइनस mg, और इसका मान कितना दे रखा है आपको? डोरी में अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है। मैक्सिमम बटे मिनिमम का अनुपात कितना है जी 4। जी का मान 10 है, तो पत्थर के वृत्त उच्चतम बिंदु पर चाल कितनी होगी? ठीक है, m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, g प्लस में u²/L v²/L माइनस g = 4। ठीक है, g का मान बोल रहे जी 10 ले लीजिए, तो ले लीजिए जी, जहाँ जहाँ g है वहाँ 10 रख दीजिए। ठीक है, तो सुनिए, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, L का भी मान हमें दिया हुआ है, तो 10 प्लस में u², L का मान कितना है जी 10/3, यानी 3 ऊपर चला गया, 10/3, 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया, माइनस 10 = 4। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया 10, तो ये क्या होगा 100 प्लस 3u², 100 प्लस 3u², नीचे भी एलसीएम क्या ले लिया जी 10, 3v² माइनस 100 = क्या 4, 10 से 10 कैंसिल कर दिया। ठीक है, 100 प्लस 3u², 12v² माइनस 400, 12v² माइनस 400। तो अब ये देखो जी, 12 में से 3 गए, 8 20, ना ये माइनस नहीं होंगे, हमें v निकालनी है, सबको एक तरफ ले लो, 12v² = 3u², और ये प्लस का आएगा
प्लस का 500, ये फार्मूला आ गया जी। अब आरंभिक वेग क्या लें? आरंभिक वेग का कोई मान तो लेना पड़ेगा ना जी। ये भाई क्रिटिकल कंडीशन है तो आप √5GR ले लो। 1 किलोग्राम पत्थर को घुमाया जाता है, वर्तीय मार्ग में घुमाया जाता है, डोरी में अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है। अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है, या फिर दोनों वेग बराबर लेने पड़ेंगे तो एक ही काम होगा जी। भाई उच्चतम और न्यूनतम बिंदु पर वेग बराबर है। दो केस बन सकते हैं जी यहाँ से, या तो आप u को ले लो √5GR, या मैं कहूँ कि जी u और v बराबर हैं। u और v बराबर है तो ये कितना होगा, एक केस लेके देख रहा हूँ बस, -3v², यानी कितना आया 12 - 3, 9v², 500, v² बराबर 500/9, 500/9 यानी कितने पे जाएगा, यहाँ से तो ये आएगा जी 55.5, और इसका क्या लेना पड़ेगा रूट। ये तो आंसर में नहीं है, इसका मतलब हम u और v को बराबर लेके तो नहीं चल सकते। ठीक है जी, एक बात पता चल गई कि u और v बराबर तो लेके नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो बराबर लेके नहीं चल सकते हो तो निम्नतम बिंदु पर जाते हैं। अधिकतम बिंदु का जो तनाव है वो क्या है, निम्नतम बिंदु के तनाव का 4 गुना है, 4 है। अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात 4 है पत्थर, तो ये चाल तो आपको देनी पड़ेगी जी। उच्चतम बिंदु पर चाल तभी आएगी जब ये चाल हो आपके पास। तो u का मान आप या फिर ये ले लो √5GR, क्रिटिकल कंडीशन ले लो। 5g को बोल रहा है जी 10, r क्या l, और l कितना बोल रहा है 10/3, तो ये कितना होगा जी 100 का क्या आ गया 10 और √5/3। मैं पुट करके देख रहा हूँ, एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ, 3u², u² करोगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर वापस हो गया 100, 500/3 हो गया जी। ठीक है, 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 100, 100, 500/3। ठीक है, तो 12v² की वैल्यू क्या आ गई, और v² कितना आ गया, और v लेना हो तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने आंसर दे रखा है ये कि 10 मीटर पर सेकेंड। तभी पॉसिबल है जी जब आपको यहाँ पर u का कोई वेग पता हो। ये वेग आपको दिया जाएगा जी, क्योंकि यहाँ से कितना आएगा देखो √√5 √83 के अप्रोक्स, यानी आंसर 10 तभी आएगा जब ये √5GR से ज़्यादा और कोई वैल्यू है जी वो यहाँ पर मिसिंग है। आपको u का मान दिया जाएगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। भाई ये कहेगा निम्नतम बिंदु पर वेग इतना है तो उच्चतम बिंदु पर वेग कितना होगा, बात समझ गए हो ना। चलो ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लेकिन एक बिंदु पर आपको वेग देना पड़ेगा तभी दूसरे बिंदु पर वेग आएगा, क्योंकि समीकरण तो एक ही है हमारे पास, समीकरण तो एक ही है हमारे पास, और अज्ञात हो गए 2 u और v, तो एक निकालने के लिए दूसरे का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, ये भी सवाल ये नहीं कह रहा है कि एक समान वर्तीय गति में घूम रहा है या अलग अलग चाल से घूम रहा है, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो इस सवाल में जो लगभग आंसर 10 तभी आएगा जब u है वो 500/3 है उससे भी ज़्यादा मिलेगी, √500/3 से भी ज़्यादा मिलेगी।
ठीक है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर सवाल क्या कहता है। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक छोटे गुटके को चित्र में दर्शाए गए 4 मार्गों के अनुदिश दागा गया है। प्रत्येक मार्ग समान ऊंचाई तक उठ जाता है। सभी स्थितियों में मार्ग में प्रवेश करते समय गुटके का वेग समान है। किस स्थिति में मार्ग के उच्चतम बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया अधिकतम होगी? अभिलंब प्रतिक्रिया उच्चतम बिंदु पर होगी क्या? पहले तो ये देखो, मान लेते हैं ये यहाँ जा रहा है और ऐसे ऊपर है, इसकी कोई त्रिज्या आ रहा है, वस्तु यहाँ है तो नॉर्मल ऊपर है, एम जी कहाँ है? नीचे, और एम वी स्क्वायर बाई आर कहाँ है? ऊपर। यानी ऊपर नॉर्मल है, ऊपर एम वी स्क्वायर बाई आर है, दोनों ऊपर है, और नीचे कौन है? एम जी। यानी नॉर्मल का मान क्या है जी? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर है। अब ये नियत है जी, ये बदलेगा। अगर मैं कहूँ आर का मान कम हो जाए, दो केस बनेंगे। एक है जी आर कम हो जाए, आर बहुत कम हो गया, आर कम हो गया तो एम वी स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा? आर कम हो गया तो एम वी स्क्वायर बाई आर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एन कम हो जाएगी। आर ज़्यादा हो जाएगी, आर ज़्यादा हो गया तो एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो गया, मतलब कम माइनस कम कर रहे हैं हम, ये 10 है, 10 में से कम घटा रहे हैं, कम घटा रहे हैं, तो एन का मान क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और हमें क्या करना है? किस स्थिति में मार्ग के उच्चतम बिंदु पर अभिलंब प्रतिक्रिया अधिकतम है? हमें ज़्यादा वाला लेना है, हमें ज़्यादा वाला लेना है। मतलब एन ज़्यादा कब होगा जी? जब आर ज़्यादा होगा, त्रिज्या ज़्यादा होगी, जो सबसे ऊंचाई पर होगा। देखो सबसे ऊंचाई पर मुझे पहला ही दिखाई दे रहा है जी, पहला है वो सबसे उच्चतम बिंदु पर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका केंद्र काफ़ी दूर है। ये देखिए, ये ऐसे जाके एक ऐसा है, जो पहला है वो ऐसा है, वो डायरेक्ट खड़ा ऐसे ऊपर जा रहा है। ये देखिए, इस बिंदु की आर ज़्यादा मिलेगी, आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा होगा तो एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर कम हो गया तो एन का मान ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? बस थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने से पता चलेगा नहीं। फिर भी आप इस सवाल में जो शार्प मुड़ रहा है और जिसकी हाइट ज़्यादा है वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो, एक सरल लोलक नियत आयाम बिना मंदन के दोलन कर रहा है। जब गोलक के विस्थापन और उसके अधिकतम मान से कम है, उस स्थिति में इसका कोणीय, इसका त्वरण सदिश ए के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, देखो कोई वस्तु दोलन कर रही है, ठीक है, वस्तु यहाँ पर है, अभी दोलन करेगी तो एक तो मतलब मैं कहूँ कि एम जी यहाँ लग रहा है, मान लिया कोण थीटा है, तो इसका एक घटक तो ये आएगा एम जी साइन थीटा, जिसके कारण एक त्वरण तो इधर आएगा और एक त्वरण इधर होता ही है। भाई ये वृत्तीय गति का ही तो पार्ट है, वृत्तीय गति का ही तो पार्ट है ये। तो अगर आप इसको देखोगे सही से तो इसमें एक त्वरण तो इधर है जी, त्रिज्यीय त्वरण, और एक त्वरण इधर है जो होता है जी स्पर्श रेखीय त्वरण ए टी, और इनका परिमाणी त्वरण इधर होता है ए नेट। तो आपको चित्र में ए नेट ही दिखाना है। तो देखो पहला आंसर गलत, जो उसमें सिर्फ त्रिज्यीय त्वरण दिखाया गया है। दूसरा आंसर में सिर्फ स्पर्श रेखीय दिखाया गया है, वो भी गलत है। तीसरा उत्तर ठीक है जी, दोनों का परिमाणी दिखाया गया है। चौथा उत्तर दोनों का परिमाणी बाहर नहीं हो सकता, एक इधर है एक इधर, परिमाणी यहाँ थोड़ी आएगा, परिमाणी तो यहीं कहीं आएगा। थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी, ये 12 तक क्वेश्चन किए हमने। अब इसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, तो देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 स्टेज 3 का एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं एल लंबाई की एक रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर है। क्या कर रहे हैं जी, एल लंबाई की एक रस्सी है, एक लंबाई की रस्सी पर एक सिरे पर पत्थर बांधकर इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर है, दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर है। वर्ताकार मार्ग के निम्नतम बिंदु पर पत्थर का वेग u है, निम्नतम बिंदु पर पत्थर का वेग u है। उस स्थिति पर इसके वेग में परिवर्तन का परिमाण जब रस्सी क्षैतिज अवस्था में हो जाए जब रस्सी क्षैतिज अवस्था में यहाँ आ जाएगी, क्षैतिज अवस्था में इसका वेग यहाँ हो जाएगा जी v। वेग देखना, वेग में परिवर्तन पूछा है। आरंभिक वेग u है। एल लंबाई की रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा वृत्त के केंद्र पर है। वर्ताकार मार्ग के निम्नतम बिंदु पर पत्थर का वेग u है। उस स्थिति में वेग में परिवर्तन का परिमाण जब रस्सी क्षैतिज अवस्था में हो। ये देखिए, ये वृत्त पूर्ण होगा, इसे मान लेते हैं। ये लंबाई है। वेग में परिवर्तन का परिमाण, अंतिम वेग ऊपर है, बात समझना ध्यान से। अंतिम वेग इसको मैं ले रहा हूं v फाइनल। आरंभिक वेग इधर था v इनिशियल, परिमाणी इधर आएगा, दोनों 90 डिग्री पर है। वेग में परिवर्तन v फाइनल माइनस v इनिशियल, परिमाण दो जी इसका 90 डिग्री पर है, तो परिमाण क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 क्या कर देगा, 0 कर देगा। ऐसे लिख दो, लिखना चाहो 2ab कोस 90, 90 डिग्री पर है ना दोनों, कोस 90 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आरंभिक वेग का स्क्वायर प्लस में अंतिम वेग का स्क्वायर। आरंभिक वेग कितना है जी, u प्लस अंतिम वेग अब v हमें निकालना पड़ेगा जी। वर्ताकार मार्ग के निम्नतम बिंदु और पत्थर का वेग u, उस स्थिति में वेग में परिवर्तन जब उस क्षैतिज अवस्था में हो। ऊर्ध्वाधर वृत्त में इसको घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पर वेग कितना होगा v। ये बिंदु a है, ये बिंदु v है। यहाँ पर कुल ऊर्जा बराबर करो पहले तो, टोटल एनर्जी a पे, टोटल एनर्जी b पर। a पर टोटल एनर्जी, ये बिंदु a था, a पे टोटल एनर्जी कौन सी होगी, mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। b पर कौन सी होगी, एक तो है जी mgl और एक है जी हाफ mv स्क्वायर। m से m काट दो, u स्क्वायर 2gl, 2 से गुणा कर दो इसको, 2 से गुणा करेंगे दिया गया v स्क्वायर। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, u स्क्वायर माइनस 2gl। v स्क्वायर की वैल्यू, अंतिम वेग की वैल्यू क्या है बताओ, u स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर कितने हो गए, 2u स्क्वायर माइनस 2gl। अब देख लो आंसर किसके अकॉर्डिंग लेना है, 2 को कॉमन ले लो रूट के अंदर, 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया, u स्क्वायर माइनस gl, u स्क्वायर माइनस gl। फोर्थ आंसर, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा क्वेश्चन था, वेक्टर का बढ़िया यूज था इसमें। क्या करना था, आरंभिक और अंतिम दो वेग दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। आरंभिक वेग इधर है, अंतिम वेग इधर है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। वेग में परिवर्तन अंतिम माइनस आरंभिक 90 डिग्री पर, तो फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस लगा दो बेशक, ये तो 0 ही होना है जी, cos 90 0 ही करना है इसको। cos 90 क्या कर देगा, 0 कर देगा। आरंभिक था u स्क्वायर, अंतिम हमने उस तरीके से निकाला, a और b पर कुल ऊर्जा बराबर करी है। और b स्क्वायर का फार्मूला आ गया जी, u स्क्वायर माइनस 2gl, 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 कॉमन ले लो, आंसर आ गया।
कोई बात समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टेज 3 कंप्लीट हो गया जी, स्टेज 4 पर आते हैं। स्टेज 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें पूरे क्वेश्चन आज तो ख़त्म नहीं होंगे, अगली क्लास में तो जाएंगे ही। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जी, दो पत्थरों के द्रव्यमान m और 2m, दो पत्थरों के द्रव्यमान है m और 2m। भारी पत्थर को r/2 त्रिज्या तथा हल्के पत्थर को r त्रिज्या के वर्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। दो पत्थर हैं जी, बात समझना। m और 2m भारी पत्थर को r/2 त्रिज्या में तथा हल्के को r त्रिज्या में घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। सिंपल है बिल्कुल। ये केंद्र बिंदु हुआ। भारी पत्थर को r/2 त्रिज्या में, ये 2m द्रव्यमान है, ये r/2 त्रिज्या में, और एक पत्थर को r त्रिज्या में घुमाया जाता है। इसका द्रव्यमान कितना है? m। ठीक है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं, जब दोनों के द्वारा अभिकेंद्रीय बल एक समान है, यानी m v² बाय r, m v² बाय r। ठीक है, अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग, हल्के पत्थर का रेखीय वेग क्या है? v1 है। इसका रेखीय वेग मैं v1 ले रहा हूं और इसका मैं कोई रेखीय वेग v2 ले रहा हूं। हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। v1 है वो n टाइम्स ऑफ v2 है। तो देखिए m से m कैंसल, एक r से एक r कैंसल, v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पर आएगा, 2 इंटू 2 4 v2 का स्क्वायर। v1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? n टाइम्स ऑफ v2, 4 v2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n स्क्वायर v2 का स्क्वायर, 4 v2 का स्क्वायर, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कैंसल, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और n बराबर 4 का रूट, यानी आंसर आ गया जी 2। कौन सा आंसर? थर्ड आंसर। बात समझे? दोनों के द्वारा अनुभव किया गया अभिकेंद्रीय बल एक समान है जी, इस वजह से ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? समय के फलन के रूप में किसी कण का सदिश r दिया गया। आपको r का मान दिया गया जी 4 साइन 2 पाई t आई कैप, 4 साइन 2 पाई t आई कैप प्लस में 4 कोस 2 पाई t जे कैप। r मीटर में, t सेकंड में, i j क्रम से x और y दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश है। इस कण की गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग कथन आपको लेना है। आप एक बार देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ अगर इसका हमें परिमाण लेना हो, परिमाण कैसे लेते हैं? वर्गमूल लगाते हैं सबसे पहले, जो i के साथ है उसका वर्ग, 4 साइन, ये तो एक थीटा है जी, 2 पाई t तो एक थीटा है और कुछ नहीं। इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा,
आई के साथ है उसका वर्ग, जे के साथ है उसका वर्ग, क्या होगा जी वर्ग? देखो 4 इसमें भी है, 4 का स्क्वायर कितना? 16 साइन स्क्वायर, ये थीटा है, थीटा की जगह कुछ भी ले सकते हो, 16 कोस स्क्वायर, ठीक है। 16 को कॉमन ले लो, अंदर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ? 1, और 16 का रूट कितना? 4। त्रिज्या तो कितनी है बताओ? 4। कर्ण के पथ की त्रिज्या 4, यानी सेकंड आंसर तो सही है। त्वरण सदिश माइनस आर के अनुदिश है, बिल्कुल ये तो होता ही है जी। एक समान वर्तीय गति में त्रिज्या होती है बाहर की तरफ, ध्यान रखना, आर की दिशा बाहर की तरफ होती है और त्वरण की दिशा अंदर की तरफ होती है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। त्वरण की दिशा आर के अनुदिश नहीं है बल्कि माइनस आर के अनुदिश है, दूसरा भी सही है। त्वरण सदिश का परिमाण v²/r है, जहाँ v कण का, बिल्कुल अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? v²/r ही होता है, ठीक है। कण का वेग 8 मीटर पर सेकेंड है, वेग निकालते हैं जी, दिखाता हूं मैं आपको वेग कितना आएगा। भाई वैसे तो आपको पेपर में होता तो आप डायरेक्ट टिक ही कर देते, तो हमें गलत लेना है कि 3 सही है तो एक तो गलत है ही, तो पहला आंसर है गलत, इसलिए पहले को टिक कर देंगे क्योंकि गलत पूछा गया है। लेकिन अभी तो हम सवाल कर रहे हैं प्रॉपर, तो आप यहाँ पर कण का वेग निकाल सकते हैं। कैसे आएगा वेग? देखिए कैसे आएगा वेग, आर दिया हुआ है, वेग निकालना है, सामने सीधी सी बात है जी, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन। अवकलन करना पड़ेगा, वेग निकालना पड़ेगा, तो आपको dr/dt लेना पड़ेगा। 4 साइन का अवकलन क्या होगा? कॉस थीटा, और 2 पाई टी का क्या होगा जी? 2 पाई आई कैप। 4 कोस का क्या होगा? माइनस साइन 2 पाई टी, और 2 पाई टी का क्या होगा? 2 पाई और पीछे जे कैप। समझ गए जी? वेग क्या आया देखो, 4 दूना 8 पाई कोस 2 पाई टी, 4 दूना 8 पाई साइन 2 पाई टी, ठीक है। अब वेग का परिमाण लीजिए, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर, आपको पता है यहां तो प्लस ही आता है, जे के साथ है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो 8 पाई स्क्वायर दोनों में है, तो इसको बाहर ले लो जी, 8 पाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? वही जो पहले बच रहा था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा जी? 1, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8, इसका वर्गमूल ले लो जी, 8 पाई, वे कितना आ जाएगा जी? 8 पाई, और वो कितना बोल रहे हैं? 8, इसलिए पहला आंसर गलत है। अंडरस्टैंड? समझे पहला आंसर क्यों गलत है? ठीक है जी।